ओके, सो अब पैकेज डॉट जेसन के बाद मोस्ट प्रोबेबली हमें पैकेज लॉग डॉट जेसन की बात करनी चाहिए, ठीक है। बट लॉग पे जाने से पहले हम डिपेंडेंसीज को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, क्योंकि डिपेंडेंसीज हमें पहले समझ में आएगा तभी मैं थोड़ा पैकेज डॉट लॉग को पैकेज लॉग जेसन को समझा पाऊँगा, ठीक है। सो डिपेंडेंसीज क्या होती है? डिपेंडेंसीज कुछ नहीं है, जस्ट थर्ड पार्टी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमें मदद करता है हमें और हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर उसमें क्या रहता है, बॉलर प्लेट कोड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने प्रोजेक्ट को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा बॉलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्शन के लिए, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, NPM सर्वर पे। वैसा ही अगर मुझे पोस्टग्रेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए PG है, मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए मोंगो है, या फिर मोंगूज है, मोंगो का खुद का ड्राइवर है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास पैकेजेस रहते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि हमें बॉलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। मतलब लिखा लिखाया कोड होता है जो कि हम उठाते हैं किसी और इंसान का और उसे अपने पैकेज में इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेते हैं और देन उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल आउट देयर, ठीक है, NPM के सर्वर पे, वो हम जैसे उठाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं एंड देन जस्ट दैट्स इट, हम उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये सिर्फ नोड जैसी कहानी नहीं है, ठीक है, ये हर जगह होता है, ठीक है। अगर मैं .NET की बात करूँ तो वहाँ पे पैकेजेस को नगेट बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे नगेट्स होते हैं। अगर वो कोई .NET का प्रोजेक्ट बनाना है उसमें भी कोई बॉलर प्लेट कोड की ज़रूरत है तो वहाँ पे नगेट्स होते हैं। अगर मैं रस्ट के प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे क्रेट्स होती हैं। मैं फ्लटर की बात करूँ तो वहाँ पे भी पैकेजेस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं जावा के प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है, .jar फाइल्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हर फ्रेमवर्क, हर टेक्नोलॉजी के पास लगभग लगभग हर टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास थर्ड पार्टी पीस ऑफ कोड होता है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करके आगे काम कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ NPM सर्वर से, ठीक है। NPM इज नोड पैकेज मैनेजर, आई कैन इंस्टॉल, तो इसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, सो ये एक पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास नोड मॉड्यूल आ गए यहाँ पे फोल्डर। अब इसके अंदर देखो ये काफ़ी सारे ये आ गए, इसमें फोल्डर आ गए, ठीक है। ये काफ़ी सारे क्यों आगे मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया है कि एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, ठीक है। बट एक्सप्रेस का फोल्डर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे नीचे होगा कहीं पे, कहाँ गया एक्सप्रेस, ये रहा एक्सप्रेस, ठीक है। बट इसके साथ ही सारे और फालतू के फोल्डर्स क्या हैं, ये फालतू के नहीं खैर, ठीक है, इन सबको मिला के, ठीक है, हमारा एक्सप्रेस काम करता है, ठीक है। एक्सप्रेस अकेला नहीं होता, ठीक है। अब एक्सप्रेस भी दरअसल एक NPM का एक नोड प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब एक नोड प्रोजेक्ट को बनने के लिए और अलग नोड के प्रोजेक्ट्स लगते हैं, ठीक है। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो वो और सब पैकेजेस से मिलके बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस को चलने के लिए इन सब की ज़रूरत है, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक साइट खोलता हूँ, उसका नाम npm.nvaka आई गेस, एन, हाँ, ओके। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेस का एग्जांपल नहीं लेता, फॉर एग्जांपल SQLite का लेता हूँ। फॉर एग्जांपल SQLite भी एक NPM का पैकेज है, तो मैं इसे उठाता हूँ SQLite, एक्सप्रेस ही उठाते हैं, एक मिनट, एक्सप्रेस, ओके लेट्स सी दिस, हाँ इसमें है, सी। अभी एक्सप्रेस को बनाने के लिए ये सब पैकेजेस यूज़ हुए हैं और ये सब आपस में कनेक्टेड है, सी, ठीक है। तो और इन सब के अपने अलग अलग वर्जन्स मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सबको मिला के यहाँ पर कितने बने, 52 नोड्स, ओके। सो 52 सब नोड प्रोजेक्ट्स मिल के यहाँ पर एक एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और एट दी एंड हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेस को उठा के यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा एक ट्री, ठीक है, एक ट्री होता है। और इसीलिए मैंने समझाना चाहा क्योंकि इसके बाद फिर हम यहाँ पे पैकेज लॉग पे आएंगे, ठीक है। पैकेज लॉग को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डिपेंडेंसीज को हम इतने अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो अब यही हैं वो सारे सब प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सब नोड प्रोजेक्ट्स जो कि सारे हेल्प करते हैं एक्सप्रेस को काम करने के लिए, ठीक है। अब एक्सप्रेस काम करेगा इन सब के बेसिस पे, ठीक है। एक्सप्रेस हमारा डिपेंडेंट है इन सब प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। इसलिए नोड मॉड्यूल इतना बड़ा हो जाता है हमेशा। ऑल राइट, सो देन उसके बाद एक चीज़ और वियर्ड सी चीज़ आती है यहाँ पर, ये वर्जन, ठीक है। यहाँ पे कैरेट का साइन है, यहाँ पे फिर 4.17.1 है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। और पहली बात तो ये कि मैं ये बताता हूँ कि डिपेंडेंसीज में रहता है। कोई भी डिपेंडेंसी, मतलब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वो डिपेंडेंसीज के टैग में आके नीचे यहाँ पर मेंशन हो जाता है, ठीक है, कि जितने भी आप इंस्टॉल करो। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ npm i pg इंस्टॉल करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो भी यहाँ आ जाएगा, सी ओके। जितने भी इंस्टॉल करते जाओगे वो सारे इसमें आते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेवलपर डिपेंडेंसीज भी होती हैं, ठीक है। मैं कैरेट वाले साइड पे अभी आता हूँ, बट पहले डिपेंडेंसीज ये टैग्स को कवर कर लेते हैं। देन हमारे पास डेवलपर डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। जब वो डेवलपमेंट स्टेज में है सिर्फ तब तक, ठीक है। जब वो प्रोडक्शन में चला जाता है, जब हम उसे सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, तब उसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है। तो उनमें से एक बहुत फेमस है npm i। और डेवलपर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए हमें एक फ्लैग और एक ऐड करना पड़ता है, -D, ओके, विच मीन्स डेवलपर, ठीक है, डेवलपर डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर मैं नोड मॉन इंस्टॉल करता हूँ। ये जस्ट कुछ नहीं करता, हमारे सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है जब भी हम Ctrl+S करते हैं ना। जब भी मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो मेरे सर्वर को ऑटोमेटिकली किल करके ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये जस्ट कुछ नहीं। अब इसका प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ जब तक मैं इस पर काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे, सिर्फ तब तक इसका काम है, ठीक है, तब तक ये यूज़फुल है, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे डिपेंडेंसीज है और यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज है, ठीक है। तो जितनी भी डेवलपर डिपेंडेंसीज होगी वो सारी डेव डिपेंडेंसीज के अंडर आएंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस कैरेट साइन, ठीक है, और दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स जो 4.17.1 में आ रहा है, ठीक है। इसका भी अपना मतलब है। मैं इसको जूम इन करूँ तो इसमें जो राइट मोस्ट जो हमारा पोजीशन है, इसका मतलब होता है पैच, ठीक है। इसे एक्चुअली सिमेंटिक वर्जनिंग कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में सिम्बर बोला जाता है इसे, ठीक है। तो राइट मोस्ट हमारा होता है पैच, ठीक है। पैच का मतलब ये होता है कि अगर एक्सप्रेस में कोई बग है, ठीक है, तो वो जब भी फिक्स होगा ना, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सप्रेस में कोई बग पाया गया तो और उसे फिक्स कर दिया तो ये 1 से 2 हो जाएगा। कोई और बग फिक्स हुआ और उसे अपडेट कर दिया तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा माइनर अपडेट, ठीक है। इसको पैच बोलते हैं, ठीक है, राइट मोस्ट को, मिडल वाले को माइनर अपडेट, एंड द लेफ्ट मोस्ट को हम बोलते हैं मेजर अपडेट, ठीक है। इसको बोलते हैं मेजर, माइनर एंड पैच, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। देन कमिंग टू मिडल, ठीक है, हमारा माइनर अपडेट, इसमें होता क्या है कि हमारा एग्जिस्टिंग एक्सप्रेस पैकेज के अंदर अगर हमने कोई नए अपडेट्स डाले, ठीक है, हमने नहीं, हमारे जो भी इसको बनाने वाले लोग हैं उन्होंने इसके अंदर कोई अपडेट्स डाले, तो वो इस पर्टिकुलर नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ भी ब्रेक नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर ये अपडेट हो, अगर ये नंबर इंक्रीमेंट होगा ना, तो एक्सप्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो वो ब्रेक होना चालू हो सकता है, ठीक है। हो सकता है एक्सप्रेस की कोई API है, ठीक है, express.use नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर कोई मेजर अपडेट आ गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस को अपने प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ यूज़ किया है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई मेजर अपडेट आ गया तो वो प्रोजेक्ट में फेल करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो मेजर अपडेट जो होता है वो ब्रेकेबल चेंजेस लेके आता है हमेशा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अगर मेजर अपडेट आया तो मेरा प्रोजेक्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से अपडेट करना होता है, ठीक है। सो अब ये कैरेट साइन क्या है? कैरेट साइन का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी इस डिपेंडेंसी को अपडेट करूँ बाय एनी चांस, तो ये मेजर अपडेट तक अपडेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे इन केस फ्यूचर में वर्जन आ जाता है फॉर एग्जांपल 8, ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट कभी 8 तक कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अपडेट करेगा इसको, माइनर को,
ठीक है। कैरेट का मतलब सिर्फ यही होता है, दैट्स इट। ठीक है। सो और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ, आई गेस उसका नाम मैं भूल गया मैं, npm semantic सिमवर, ये रहा सर्वर कैलकुलेटर, सिमवर कैलकुलेटर। ओके, सी यहाँ पर नीचे और भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि कैरेट का क्या मतलब है, टिल्ड साइन का क्या मतलब है, ठीक है। और भी तरीके हैं यहाँ पे आपको अपने चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, कि मतलब आप कितना अपडेट टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे ये साइंस को यूज़ करके मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लो डैश की बात हुई, ठीक है। लो डैश के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं सब कुछ हटा दूँ तो मतलब मैं कोई भी एंड तक जा सकता हूँ, ठीक है, एंड तक अपडेट टॉलरेट कर सकता हूँ, ठीक है। बट इफ़ आई से 3.9.8.0 अगर मैंने बहुत स्पेसिफिक वर्जन दिया, उसका जाहिर सा मतलब है कि हाँ वो 3.8.0 लेना चाहता हूँ, ठीक है। बट इफ़ आई से कैरेट 3.8.0, इसका मतलब ये है कि मेरा जो माइनर है, ठीक है, मेरा जो माइनर अपडेट है वो मैक्स तक जाएगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर क्या है, 10 है, ठीक है, 10.1, ओके। देन 10 के बाद यहाँ पे फिर कुछ नहीं आगे, ठीक है, ना आगे है ना पीछे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है। नाउ इफ़ यू डू npm अपडेट, ठीक है, npm ऑडिट वगैरह को अगर कुछ भी करोगे तो ये आपका मैक्स टू मैक्स 3.10.1 तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये अलाउड आपका वो होता है, अलाउड स्पेस है कि इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। बट और अगर मान लो कि आपको माइनर भी नहीं देखना, ठीक है, आपको है कि माइनर अपडेट भी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट पैच मेरे को टॉलरेट कर सकता हूँ मैं माइनर अपडेट भी टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हमें क्या करना है, कैरेट को हटा के टिल्ड साइन लगाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ टॉलरेट करेगा हमारे माइनर अपडेट, सॉरी पैचेस को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और चेंज करके देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3.9 3.9 3.9 3.9, ठीक है। बट यहाँ पर पैच देखो, सॉरी हाँ पैच देखो यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। देन जैसे ही यहाँ पर 9 के बाद 10 हुआ तो ये रुक गया, ठीक है, क्योंकि पैच यहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। पैच हमारा 3.9 के बाद सिर्फ 3 तक ही है, उसके आगे नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पैचेस टॉलरेट कर सकते हो तो आप ये टिल्ड साइन लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 3.9.1 के बाद ही मैं टॉलरेट कर सकता हूँ तो ये भी सही है, ठीक है। तो अपना स्पेस बता सकते हो कि आप कितने स्पेस के अंदर अपने अपडेट्स को टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिम्बल सिंटैक्स है, ठीक है। ये हमें वर्जन लॉक और वर्जन परमिसिविटी से बचाता है, ठीक है। मतलब वर्जन लॉक क्या होता है, वर्जन लॉक क्या है कि अगर आपने मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, ठीक है, तो और उसका अगर आपने सिम्बर नहीं संभाल कर, अपने सिम्बर नहीं अपने उसका रिकॉर्ड रखा, तो उसमें होगा क्या कि कोई भी अगर किसी डिपेंडेंसी के अंदर कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, आपका वर्जन लॉक हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ठीक किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और आती वर्जन परमिसिविटी, वर्जन परमिसिविटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे अपने वर्जन्स अपने इंस्टॉल करके रख लिए फालतू के, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड वर्जन परमिसिविटी, ठीक है, गूगल भी करके देख सकते हो उसको। सो आई गेस दैट्स वेरी मच इट फॉर डिपेंडेंसीज, ठीक है।